अभी तक मुझे 2 ही महीने हुए हैं ससुराल आए। और मम्मी, बड़ी भाभी कैसी हैं? अरे तू ही पूछ लेना बेटा तेरी बड़ी भाभी से। आजकल तो बड़ी भाभी का भी फोन नहीं आता मम्मी। अब तेरी छोटी भाभी आ गई है ना, तू अपनी छोटी भाभी को फोन लगाया कर, तेरी छोटी भाभी लगाएगी तुझको फोन। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं, मम्मी जी बुला रही है मुझे। ठीक है बेटा। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने उदास क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा। मम्मी जी चलिए आप खाना खा लीजिए, तुम्हारी जेठानी ने आटे के लड्डू बनाए हैं बेटा, बड़ा मन कर रहा था मेरा खाने का। अरे तो आपने दीदी से लड्डू क्यों नहीं मांगे मम्मी जी? मांगे थे मैंने लड्डू, उसने तो मना कर दिया। क्या मना कर दिया? क्यों? लेकिन दीदी ने मना क्यों किया मम्मी जी? अरे मैंने जब से बड़ी बहू के हाथ में घर गृहस्थी की चाबी सौंपी है ना, उसने तो मुझे खाने पीने के लिए जैसे तरसा ही दिया है। अरे हर चीज में बस बंदिश लगाती है। क्या? ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी। ठीक है मैं अभी दीदी से जाकर आपके लिए लड्डू लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे आपको दीदी मना कर सकती है लड्डू देने से? आखिर यह घर गृहस्थी तो आप ही की बनाई हुई है ना मम्मी जी, और इस पर सबसे पहले आपका अधिकार है, आपको दीदी मना कैसे कर सकती है? अरे वो तो हमेशा ऐसा ही करती है बेटा, जब मैं अपने बेटे से बताकर उसे डांट खिलवाती हूँ ना, तभी मुझे कोई चीज देती है वो। अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ ना बेटा, भला कोई मेरा ख्याल क्यों रखेगा? न जाने कितने ही दिन हो गए मैं कुछ मीठा और देसी घी का खाने को तरस गई हूँ। जब वो लड्डू बना रही थी तो मेरा मन बड़ा किया कि मैं जाकर एक लड्डू मांग लूं, लेकिन तेरी जेठानी ने तो मुझे मना कर दिया। ठीक है मम्मी जी, आप बैठिए आराम से, मैं भी आपके लिए लड्डू लेकर आती हूँ। देखती हूँ भला जेठानी जी आपको लड्डू देने से कैसे मना करती है। निशा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है कि भला कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी सास को एक लड्डू के लिए तरसा दे। मम्मी एक और लड्डू दीजिए ना। अरे नहीं मिनी बेटा, सुबह से तुमने 4 लड्डू खा लिए हो, अब मैं तुम्हें एक भी लड्डू नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें कल ही दूंगी। अभी मैं ये रख देती हूँ। ठीक है मम्मी, लेकिन कल फिर से आप मुझे 4 लड्डू देना। ठीक है बेटा, जाओ जाकर होमवर्क कर लो तुम। ठीक है मम्मी। दीदी? हाँ क्या हुआ निशा? ये क्या दीदी, आपने मम्मी जी को लड्डू देने से मना क्यों कर दिया? देखो निशा, अभी तुम्हें इस घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं, ज्यादा अच्छी बहू बनने का दिखावा मत करो। क्या मतलब दीदी? मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। दीदी एक लड्डू दे ही देते आप मम्मी जी को तो क्या बिगड़ जाता? उनका खुद का इतना बड़ा घर संसार होने के बावजूद वो एक लड्डू खाने के लिए तरस रही है। देखो निशा, ऐसा है मैं 6 सालों से इस घर गृहस्थी को संभाल रही हूँ और साथ में मम्मी जी को भी, इसलिए तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मम्मी जी को खाने में मुझे क्या देना है और क्या नहीं। वैसे ही तो मम्मी जी को 50 तरह की बीमारियां हो रखी है। और रही निशा लड्डू खाने की बात, तो देसी घी के लड्डू पचाने के लिए हाजमा का अच्छा होना भी तो जरूरी है ना, और लड्डू तोड़ने के लिए दांत भी तो नहीं है उनके पास। प्लीज ऐसा मत कहिए दीदी मम्मी जी के लिए। अरे एक लड्डू खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके पेट के साथ साथ उनका मन भी तृप्त हो जाएगा, इसलिए एक लड्डू दे दो दीदी। मैं एक लड्डू उन्हें अभी खिला कर आती हूँ दीदी। निशा मैंने कहा लड्डू यहीं रख दो। लेकिन क्यों दीदी? अरे इस एक एक लड्डू की बहुत कीमत है, ये लड्डू मैंने अपने और अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। अगर तुम्हें खाना हो ना तो तुम जी भर के लड्डू खा सकती हो, लेकिन मम्मी जी को तो एक भी लड्डू नहीं दूंगी मैं। ऐसा मत करो दीदी, मुझे बस मम्मी जी का चेहरा ही दिख रहा है, कैसे एक लड्डू मांग रही थी वो बच्चों की तरह। मैंने कह दिया ना, नहीं दूंगी मैं लड्डू। ठीक है दीदी, अब आप नहीं देना चाहती तो मैं अब नहीं मांगूंगी आपसे लड्डू। ठीक है, शायद आपका भी कहना ठीक है, लड्डू खाने से मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। कितना बुरा लग रहा है मुझे मम्मी जी के लिए। अरे मेरी जेठानी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि वो अपनी सास को एक लड्डू के लिए तरसा रही है? मुझे तो लगता है यहाँ सिर्फ बात लड्डू की नहीं है, क्योंकि अगर दीदी को लड्डू नहीं देना होता तो वो मुझे भी नहीं देती, पर उन्होंने तो कहा कि मैं मन भर लड्डू खा सकती हूँ, लेकिन वो मम्मी जी को एक भी लड्डू नहीं देगी। विवेक जी भी तो यही कहते हैं कि भाभी बहुत अच्छी है, भाभी सबका बहुत ख्याल रखती है, फिर दीदी मम्मी जी के लिए इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? हे भगवान, मैंने निशा को लड्डू के लिए मना तो कर दिया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। क्या करूं? मम्मी जी को लड्डू दे दूं क्या? लेकिन वो चबा भी तो नहीं पाएगी। अच्छा एक काम करती हूँ, एक लड्डू का चूरा कर देती हूँ और थोड़ा दूध डालकर दे देती हूँ, तो उनका मन रह जाएगा। इस तरह से खुशबू एक प्लेट में एक लड्डू का चूरा करती है और उसमें दूध डालकर लड्डू को घोल देती है और प्लेट लेकर अपनी देवरानी के कमरे की ओर जाती है। निशा ये लो, दे आओ मम्मी जी को ये लड्डू। सच में दीदी? हाँ, उन्हें लड्डू तोड़ने में दिक्कत होगी ना, इसलिए मैंने लड्डू का चूरा करके इसमें दूध मिला दिया है ताकि चम्मच से खा लेगी मम्मी जी। लो जाओ दे आओ उन्हें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी। सच में दीदी आप तो बिल्कुल नारियल की तरह हैं। बाहर से आप कठोर होने का दिखावा करती हैं, लेकिन अंदर से तो वास्तव में आप बहुत ही कोमल हैं। ऐसा कुछ नहीं है निशा, लो जाकर दे दो मम्मी जी को। ठीक है दीदी, मैं अभी मम्मी जी को ये देकर आती हूँ। मम्मी जी तो बहुत खुश हो जाएगी ये देखकर। लीजिए मम्मी जी, लड्डू खा लीजिए। मुझे यकीन था छोटी बहू तुम मेरे लिए लड्डू जरूर लेकर आओगी। मुझे यकीन था छोटी बहू कि तुम जरूर मेरे स्वाद का ख्याल रखोगी, क्योंकि बड़ी बहू से तो अभी उम्मीद रह नहीं गई है। उसने तो मेरे खाने पीने सब में बंदिश लगा दी है।
पहले जब मुझे कोई चीज खाने पीने का मन करता था तो मैं अपने बेटों से कहती थी, तब मेरे बेटे बड़ी बहू को डांटते थे ना, तभी वो कोई चीज मुझे ला कर देती थी खाने को। लेकिन अब कोई चिंता नहीं है, अब तुम जो आ गई हो तुम मुझे खिलाओगी ना मेरे मन का, तुम मुझे खिलाओगी ना छोटी बहू अच्छी अच्छी चीजें, मुझे किसी चीज के लिए तरसाना मत। हाँ मम्मी जी, मैं आपकी मन की सारी चीजें खिलाऊंगी आपको, आपको किसी भी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगी। अब खा लीजिए ये लड्डू। ये क्या छोटी बहू, बच्चे कुछ लड्डू का चूरा लेकर आई हो तुम मेरे लिए, और मुझे पता न चले इसलिए तुमने इसमें दूध मिला दिया है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हो, आप लड्डू तो तोड़ नहीं पाती ना मम्मी जी, इसलिए हमने लड्डू का चूरा करके इसमें दूध मिला दिया है। सच में छोटी बहू, अरे तुम्हारी ये बात सुनकर तो आज मेरा मन खुश हो गया। वाह, मजा आ गया छोटी बहू खाकर। क्या स्वाद है, मानना पड़ेगा। अरे तुम्हारी जेठानी के हाथों में जादू है, जादू। अरे इस लड्डू में जो भी मिलाया है ना, सब कुछ बराबर एकदम नाप तोल कर मिलाया है, कोई भी चीजें ज्यादा या कम नहीं है। मजा ही आ गया लड्डू खाकर तो। हाँ मम्मी जी, जेठानी जी सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। ये बड़ी बहू के हाथ के बनाए पकवान ना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होते, बल्कि बहुत ही पौष्टिक और पाचक भी होते हैं। अरे पहले मैं भी ये सब बनाया करती थी छोटी बहू, लेकिन आज तुम्हारी जेठानी हर एक पकवान मुझसे बेहतर बनाती है, तभी तो वो कोई भी पकवान बनाती है ना तो मेरा मन बड़ा ललच जाता है। इससे भी स्वादिष्ट बनाती है तुम्हारी जेठानी सोट के लड्डू। अरे कभी बनवाना उससे सोट के लड्डू, और साथ ही सेव गुड़ के लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बनाती है। एक बात बताइए मम्मी जी, क्या आपने दीदी के सामने कभी उनकी तारीफ की है या उन्हें बताया है कि वो बहुत ही पौष्टिक और पाचक पकवान बनाती है? अरे हट, मैं क्यों बोलूं उससे, जब मेरे हर चीज के खाने पीने में उसने पाबंदी लगा रखी है। मैं नहीं बोलने वाली उससे ये सारी बातें। एक बात मैं तुम्हें सच सच बताऊं छोटी बहू, अरे वो सब कुछ तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन मैं जानबूझकर उसके खाने पीने में मीन मिर्च निकालती हूँ। वैसे भी वो ज्यादा तारीफ सुन सुन कर ना बहुत सिर में चढ़ गई है, और आजकल देखती नहीं कैसे हवा में उड़ती फिरती है वो। अच्छा, जेठानी जी हवा में उड़ती है? और नहीं तो क्या, देख नहीं रही है क्या, घर गृहस्थी की चाबी उसको क्या मिली, कितनी पाबंदी लगा दी है उसने मुझ पर, एक लड्डू तक नहीं दिया उसने मुझे। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, आपको एक रात की बात बताऊं मैं, ये लड्डू का चूरा करके ना मुझे दीदी ने ही दिया है कि लड्डू बहुत सख्त है, मम्मी जी अच्छे से लड्डू तोड़ नहीं पाएगी, और यदि चूरा करके दूध मिला दूंगी तो मम्मी जी बहुत अच्छे से खा लेंगी। क्या ये खुशबू बहू ने भिजवाया है? हाँ मम्मी जी, बस आप आराम से बैठकर खाइए, मैं भी आती हूँ। समझ में नहीं आता, सब कुछ तो ठीक है, फिर दीदी इतना गुस्सा क्यों करती है मम्मी जी के नाम पर? अरे क्या हुआ निशा, तुम्हें क्या बड़बड़ा रही हो तुम अकेले अकेले? मैं तो मम्मी जी और दीदी के बारे में सोच रही थी जी। क्यों, आज फिर कोई बात हो गई क्या भाभी और मम्मी के बीच में? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन दीदी और मम्मी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, और दोनों एक दूसरे के नाम पर पता नहीं क्यों इतना चिढ़ते हैं। बताइए ना जी, क्या बात है? अरे देखो निशा, मैं शुरू से ही घर के मामलों से दूर ही रहा हूँ, मुझे तो अपने ही कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती। जो भी बात है तुम भाभी या मम्मी से ही पूछ लेना। बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ निशा, तुम मेरी मम्मी को हमेशा खुश रखना, और यदि वो कोई बात बोल दे तो उनकी बातों को दिल पर मत लगाना। अब क्या है ना, उनकी उम्र हो चली है, अब इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है उनके पास। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, चलिए आप चलकर खाना खा लीजिए। अरे ऐसा करो निशा, आज तुम जाकर भाभी के साथ खाना खा लो। क्यों जी? अरे मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो ऑफिस के कुछ काम के लिए आने वाला है। ठीक है जी। अरे निशा, देवर जी तो आ गए हैं ना, तुम खाना खा लो। नहीं दीदी, वो अपने किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम दोनों खा लेंगे थोड़ी देर से खाना, मैं भी मिनी का होमवर्क करवा देती हूँ। अरे नहीं दीदी, मिनी का होमवर्क तो मैंने करवा दिया है। निशा, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरी मिनी का। ये क्या बात हुई दीदी, मिनी मेरी भी तो बेटी जैसी है ना। अच्छा दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो निशा, लेकिन देखो मैं मम्मी जी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों दीदी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मम्मी जी से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अब जो बीत गई सो बात गई निशा, अब मुझे उस विषय में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन दीदी, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता कि हम सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती। अरे हम दोनों के बात नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है निशा? ये तो अच्छा ही है कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, कम से कम इसी बहाने इस घर में सुख शांति तो है। लेकिन फिर भी दीदी, मम्मी जी इतनी बुरी नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो निशा, क्या मैं बुरी हूँ? अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरा मतलब गलत समझ रहे हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं दीदी। और एक और बात कहूँ निशा मैं तुम्हें, अभी तुम नहीं हो इस घर में, तुम जानती नहीं हो मम्मी जी का व्यवहार। लेकिन दीदी बस करो निशा, मुझे मम्मी जी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें आवाज लगा लूंगी खाना खाने के लिए। भाभी भाभी। अरे दीदी आप, अरे आपने बताया क्यों नहीं दीदी कि आप आने वाले हैं? भाभी मुझे भी नहीं पता था कि मैं आज अचानक यहाँ आ पाऊंगी। मुझे भी कहाँ पता था भाभी कि मैं आज अचानक अपने मायके आ सकती हूँ। वो तो आज इन्हें ऑफिस के कोई काम के लिए आना था यहाँ, तो इन्होंने कहा कि मैं भी चलूं और शाम तक घर लौट जाऊंगी। अच्छा किया दीदी जो आप आ गए। चलिए ना दीदी, मैं भी कितनी पागल हूँ, यहीं खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ। मम्मी जी क्या हुआ छोटी बहू?
देखिए आपसे मिलने कौन आया है। मम्मी। अरे शिखा बेटा तुम ऐसे अचानक? हाँ मम्मी, आपने कहा था ना कि मैं आपसे मिलने आ जाऊं, इसलिए मैं आ गई। अच्छा मेरे लिए क्या लाई हो तुम खाने का? मैं आपके लिए लाई हूँ ना मम्मी, शुगर फ्री वाले लड्डू। अच्छा किया बेटा। आप लोग बैठिए दीदी, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? क्या बताऊं बेटा, बस जिंदगी कट रही है। क्या मम्मी, आप हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं? आपके घर में 2-2 बहुएं हैं, आपकी कितनी सेवा करते हैं, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। अरे तेरी बड़ी भाभी को नहीं जानती क्या, कितना खाने पीने के लिए तरसाती है वो मुझे। क्या मम्मी, आप हमेशा बड़ी भाभी से नाराज क्यों रहती हैं? बड़ी भाभी जो भी करती है ना, वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए करती है, आप उन्हें हमेशा गलत ही क्यों समझती हैं? और अब मैं कहती हूँ मम्मी, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो और अब भाभी के साथ अच्छे से रहो। मैं तो हमेशा से ही अच्छे से रही हूँ बेटा तेरी भाभी के साथ, वही आसमान में उड़ती फिरती है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बड़ी भाभी से मिलकर आ जाती हूँ। अरे अभी मेरे पास बैठे तुझे घड़ी पर हुआ नहीं और तुझे बड़ी भाभी से मिलना है। अरे नहीं मम्मी, मुझे अभी शाम को वापस भी जाना है, मैं अभी आती हूँ बड़ी भाभी से मिलके। मिनी बेटा, ये क्या पूरे कमरे में आपने अपना खिलौना फैला रखा है? भाभी। अरे शिखा तुम कब आई? अरे मम्मी जी, दीदी कहाँ चली गई? वो गई है अपनी बड़ी भाभी के कमरे में। अच्छा ठीक है, मैं वहीं ले जाकर चाय दे देती हूँ। अरे पहले मुझे तो दे दो 1 कप चाय। नहीं मम्मी जी, आपके लिए बिना शक्कर वाली चाय पक रही है अभी। शिखा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हाँ भाभी, मैं समझ चुकी हूँ, इसलिए तो आजकल आप मुझे फोन नहीं करते हो। मैं जानती हूँ भाभी, मैं शादी के फंक्शन के बाद तुरंत अपने ससुराल चली गई थी ना आपको बिना बताए, इसलिए गुस्सा हो आप। अरे और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें ढूंढ ही रही हूँ, शिखा कहाँ गई, शिखा कहाँ गई। और शिखा तो बिना बताए अपने ससुराल चली गई। अरे सॉरी भाभी, लेकिन इन्होंने एकदम अचानक से कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से तुम पैकिंग कर लो, तो मैं बस जल्दी में मम्मी को ही बता पाई थी। और जैसे ही मैं ससुराल पहुंची तो मम्मी जी की तबीयत खराब थी, तो बस वही दौड़ भाग में लगी रही, इसलिए मैं आपको बताना भूल गई। तुम तो जानती हो ना कि मम्मी जी को चाहे कोई भी बात पता चल जाए, वो तो पहले से मुझे कभी आकर कुछ बताती नहीं है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत खराब है, वो तो नंदोई जी ने तुम्हारे भैया को बताया, तब हमें ये बात पता चली। ओके सॉरी भाभी, अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर दीदी गलत होती तो शिखा दीदी उनसे इतने प्यार से बात नहीं करती। मुझे तो लगता है मम्मी जी की ही कोई गलती रही होगी, इसलिए जेठानी जी उनके ऊपर इतना गुस्सा करती है। दीदी लीजिए चाय पी लीजिए। अरे आप भी बैठिए ना भाभी। और बताओ शिखा, सब ठीक है तुम्हारे ससुराल में? हाँ भाभी, सब बढ़िया है। भाभी लेकिन क्या मम्मी अभी भी आपसे बात नहीं करती? अरे नहीं शिखा, तुम तो जानती हो ना अपनी माँ का व्यवहार। भाभी लेकिन मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मम्मी ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, अब मम्मी की जिंदगी ज्यादा दिनों की है नहीं भाभी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपने जीवन के आखिरी पलों को बहुत अच्छे से बिताएं और आप सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहे भाभी। लेकिन हम क्या करें शिखा, मम्मी जी तो अपने कमरे से बाहर आती नहीं है। मैं तो अपने साइड से कई बार कोशिश कर भी लेती हूँ, लेकिन वो तो हमेशा हर चीजों में बस मीन मेक निकालती है और बस मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढती रहती है मम्मी जी तो। हाँ भाभी मैं जानती हूँ, शुरू से मम्मी का स्वभाव ऐसा ही रहा है और आपके साथ तो कुछ ज्यादा ही बेरुखा रहा है उनका व्यवहार। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ भाभी, हो सके तो मम्मी की सारी गलतियों को भुलाकर उन्हें अपना लेना भाभी। अब शायद मम्मी की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। हाँ शिखा, मैं सब कुछ समझती हूँ, इसलिए तो मैं सामने से उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी पीछे से मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। हाँ भाभी, आप हैं ही इतनी अच्छी, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। मम्मी ने ही जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे भाभी, जो आप जैसी बहू मिली है उन्हें, लेकिन मम्मी ने कभी आपकी अहमियत नहीं समझी। अरे इनका फोन आ रहा है भाभी। हेलो। हाँ शिखा, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम सबसे मिल ली ना? ठीक है जी। ठीक है भाभी, ये आने वाले हैं मुझे लेने, अब मैं थोड़ी देर और मम्मी से मिल लेती हूँ। अरे अभी तो तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है शिखा? अरे नहीं भाभी, अभी तो मैं ऐसे ही आ गई थी जल्दबाजी में, अब मैं आपको बताकर जा रही हूँ ना, अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी, आप मेरे लिए कुछ अच्छा बना लेना। ठीक है शिखा। अपनी जेठानी और ननद के बीच में इतना प्रेम देखकर निशा से रहा नहीं जाता कि सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर मम्मी और दीदी के बीच में इतनी दुश्मनी किस बात की है? आज फिर हिम्मत करके वो अपनी जेठानी से सारी बात पूछने की कोशिश करती है। दीदी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ निशा तुम क्या पूछना चाहती हो, तुम जानना चाहती हो ना निशा कि मम्मी जी और मेरे बीच ये सब क्यों है? हाँ दीदी, और एक और बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, आपने उस दिन कहा था कि हर एक लड्डू की बहुत महंगी कीमत है। ठीक है निशा, अब तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो, इसलिए मुझे ये सब तुम्हें बता ही देना चाहिए। 5 साल पहले की बात है निशा, जब मेरे हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और 2 दिनों तक मैं बेड में बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही पड़ी थी, और मेरे साथ बस तुम्हारे जेठ जी थे, और मेरी मम्मी को तो वैसे ही घुटने में प्रॉब्लम थी, इसलिए मम्मी हॉस्पिटल में आ नहीं पाई थी। फिर मैंने इनसे पूछा कि मम्मी जी कहाँ हैं,
तो तुम्हारे जेठ जी ने कहा कि मम्मी जी की तबीयत खराब है, इसलिए वो घर में ही है, नहीं आई है हॉस्पिटल। 2 दिन तो जैसे तैसे निकल गए थे बिस्तर पर मेरे, लेकिन तीसरे दिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और इसी कारण शायद मेरा दूध भी नहीं आ रहा था। और मेरी 3 दिन की बेटी भी शायद भूख से बहुत रो रही थी, वो ऊपर का दूध नहीं पी पा रही थी। फिर मैंने इन्हें बताया कि मुझे भूख लगी है, तब मैंने इनसे कहा कि मुझे भूख लगी है। तब शायद इन्होंने ही खाना बनाकर लाना शुरू किया था, क्योंकि रोटी और सब्जी आधी कच्ची रहती थी। इससे मैं समझ जाती थी कहीं खाना इन्होंने ही बनाया है। लेकिन दीदी, मम्मी जी की तबीयत खराब थी तो वो कैसे खाना बना पाती आपके लिए? हाँ निशा, काश मम्मी जी की तबीयत खराब होती तो मुझे ये बात नहीं अखरती। जब 5 दिनों बाद हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हुई तब मुझे घर लाया गया। तब मेरे और मेरी बेटी के स्वागत के लिए भी मम्मी जी नीचे नहीं आई। फिर देवर जी और इन्होंने ही टीका लगाकर हमें अंदर लिया था। फिर मैंने देवर जी से पूछा कि मम्मी जी कहाँ हैं, तो देवर जी ने बताया मुझे कि मम्मी जी तो कमरे में ही है। फिर जब मैं अपनी बेटी को लेकर मम्मी जी से मिलने गई और मैं जैसे ही मम्मी जी से मिलने गई तभी मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। तो मेरी बेटी का रोना सुन के मम्मी जी को शायद बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और पलटकर मुझसे बात भी नहीं की। लेकिन जब मैं कमरे से वापस आने लगी तब उन्होंने गुस्से में कहा कि इतनी महंगी डिलीवरी हुई है, उसमें भी बेटी पैदा हुई है। फिर इसी तरह मम्मी जी मुझे बार-बार बेटी पैदा करने की उलाहने देने लगी। क्या ये तो गलत है दीदी, बेटा हो चाहे बेटी है तो अपनी ही संतान ना। लेकिन निशा, मम्मी जी सिर्फ यहाँ नहीं रुकी, बार-बार मुझे मम्मी जी ऐसा एहसास करवाना चाहती थी कि मैंने बेटी पैदा करके कोई गलती की है। मुझे हर रोज उलाहने देने लगी मम्मी जी। तब मुझे धीरे से समझ में आया कि मम्मी जी हॉस्पिटल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, उन्होंने तबीयत खराब का बहाना क्यों किया। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बस सहती रही। फिर एक दिन मैंने मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लगने लगी है, आप मेरे लिए सोट मेथी के लड्डू बना दीजिए। और मेरी डिलीवरी दिसंबर के महीने में हुई थी तो ठंड भी बहुत तेज लग रही थी। जैसे ही मैंने मम्मी जी को लड्डू के लिए कहा, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और मुझे ताने देते हुए कहने लगी कि जाकर अपने मायके वालों से डिमांड करो लड्डू के। क्या मम्मी जी ने ऐसा कहा दीदी? हाँ निशा, और इतना ही नहीं, मम्मी जी ये भी कहने लगी कि उनसे तुम डिमांड भी कैसे कर सकती हो, उनकी तो औकात ही नहीं है देसी घी और मेवे खरीदने की। कहती है ऐसे ही नहीं बन जाता सोट और मेथी के लड्डू, हर एक लड्डू की कीमत होती है, ऐसा कहा था मुझसे मम्मी जी ने। ये तो बहुत ही गलत बात है दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मम्मी जी ने इतना कुछ किया होगा आपके साथ। हाँ निशा, ऐसा नहीं है कि मेरे मायके वाले गरीब हैं और हमने कभी घी और मेवे नहीं खाए हैं। सिर्फ मम्मी जी को जुनून हो गया था उस समय मुझे नीचा दिखाने का, एक मौका नहीं छोड़ती थी मुझे और मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने में, और मुझे बार-बार ये एहसास दिलाती कि मैंने बेटी पैदा करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन दीदी, देवर जी और भैया कुछ कहते नहीं थे क्या मम्मी जी को? नहीं निशा, कोई भी मम्मी जी के सामने कुछ नहीं कहता था और ना ही आज ही उनके बेटे उनके सामने उन्हें कुछ कहते हैं। शायद इसीलिए तो मम्मी जी के इतने भाव बढ़ गए थे कि वो जिसको जो मर्जी आए वो बोल दिया करती थी। इस तरह से मम्मी जी के रोज-रोज तानों से मैं मानसिक तनाव में रहने लगी थी और जिससे मेरी ही नहीं बल्कि मेरी बेटी की भी सेहत खराब होने लगी थी। फिर तुम्हारे जेठ जी मुझे डॉक्टर के पास ले गए, तब डॉक्टर ने बताया कि मैं मानसिक रूप से बीमार होते जा रही हूँ, जिसका असर मेरी बेटी पर भी हो रहा है। फिर डॉक्टर की वार्निंग से ये मुझे मायके छोड़ आए और जब मैं 7-8 महीने बाद अपने ससुराल लौटी तब भी मम्मी जी का रवैया वही था। लेकिन इस बार मैं मम्मी जी की बातों से ज्यादा आहत नहीं होती थी, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे मानसिक रूप से तैयार करके भेजा था कि मैं अपनी सास की बातों में बिल्कुल ध्यान न दूं। फिर क्या था, मैं मम्मी जी की सारी बातों को नजरअंदाज करने लगी, क्योंकि मुझे अपनी और अपनी बेटी दोनों का ध्यान रखना था। मम्मी जी के ताने तो कभी बंद नहीं हुए, बस फर्क इतना था कि उनके तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। फिर क्या था, एक दिन अचानक सुबह मम्मी जी मुझ पर तानाकसी कर रही थी और अचानक जमीन पर चक्कर खाकर गिर पड़ी और हम लोग सब दौड़ कर आए तो देखे मम्मी जी बेहोश पड़ी थी। मिनी के पापा और देवर जी ने तुरंत मम्मी जी को डॉक्टर के पास ले गए। फिर उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आया कि उन्हें हाई ब्लड शुगर है और साथ ही उनका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ है और मम्मी जी तो शुगर की मरीज पहले से ही थी। और फिर डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी कि उनके खान पान पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर मम्मी जी ज्यादातर बिस्तर पर रहने लगी तो तुम्हारे जेठ जी ने घर की चाबी और घर गृहस्थी का सारा बागडोर मेरे हाथों में दे दिया और फिर मैं मम्मी जी को भी परहेज का खाना देने लगी तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो मैं उनके खान पान पर बंदी से लगा रही हूँ, उन्हें खाने पीने को तरसा रही हूँ। हाँ दीदी, जब उस दिन आपने मुझे लड्डू के लिए मना किया तो मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई हूँ आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दे रही हैं। और मैंने ये भी देखा कि आप और मम्मी जी दोनों के बीच में एक अजीब सा तनाव है और मैंने इनसे भी बात की तो इन्होंने भी मुझे कह दिया कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो है दीदी, मम्मी जी आपकी पीठ पीछे आपकी बहुत तारीफ करती हैं। जब उस दिन मैं लड्डू देने मम्मी जी के पास गई तब मम्मी जी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी जी कह रही थी कि आप बहुत ही पौष्टिक और पाचक लड्डू बनाते हैं और ये भी कह रही थी कि आप खाना पीना हर एक चीज बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो। लेकिन मम्मी जी जानबूझकर आपके खाने पीने में मीन मेक करती हैं। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ निशा,
मम्मी जी मेरे बनाए हुए किसी भी पकवान को बेकार और बेस्वाद बोलती जरूर है, लेकिन वह खाना वो चटकारे लेकर खाती है। वैसे अब मम्मी जी भी काफी बदल गई है निशा, अब तो वो मेरी बेटी को भी प्यार करने लगी है। कहते हैं ना, समय सबको बदल देता है। और सच कहूँ निशा, अब तो मुझे कोई ऐसी चाहत भी नहीं है कि मम्मी जी मेरे बनाए पकवान की तारीफ करे या मुझसे प्यार के 2 शब्द बोल ले। हाँ बहू, चाह तो मेरी भी नहीं है कि मैं तुमसे नाराज रहूं, लेकिन क्या करूं, अपने घमंड और गुरूर के चलते मैंने तुझसे कभी माफी नहीं मांगा। मैं जानबूझकर तुम्हें ताने मारती या किसी भी बहाने से मैं तुमसे लड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम तो मेरे प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गई हो। बहू, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तो एक माँ हूँ और माँ होते हुए भी मैंने तुझे भूखा रखा, लेकिन तुम एक बहू होते हुए भी बेटी से ज्यादा ख्याल रखा मेरा। तुम तो बेटी बन गई बहू, लेकिन मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। आज जो मैं स्वस्थ खड़ी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बहू, मुझे माफ कर दो बहू। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप चाहे मुझे अपनी बेटी ना समझे, लेकिन एक बहू का मान तो दे ही सकती है ना। तो देखा ना दोस्तों आज आपने, अरे गलती तो हमसे किसी भी उम्र में हो जाती है, लेकिन जब हमें कोई हमारी गलती का एहसास कराए तो हमें समय रहते अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और ऐसी बोल स्टोरी देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।